हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज ललित चौबीसा। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पिछले कुछ पार्ट के दौरान हम कंपनी अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे और कंपनी अकाउंट को विधिवत हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और आप सबको पता है कि हम सब ने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरीज जो ओनरशिप होती है, एकल व्यापार जिसे हम बोलते हैं, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम हिंदू अविभाजित परिवार बोलते हैं, वो हमने समझ लिया था। देन हमने पार्टनरशिप को व्यवस्थित तरीके से पार्ट 7 के द्वारा हमने अच्छे से समझा था, पूरा सिस्टमेटिक। देन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ा था और मैंने आपको पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब उसमें जनरली वही होता है जिसमें 50% जो पार्टनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है कहीं ना कहीं, इसलिए वो उनको पब्लिक एंटरप्राइजेज बोला जाता है। ठीक है, तो आजकल ऐसे भी चलन में हमें पब्लिक एंटरप्राइजेज दिखते हैं, जैसे सरकारी बस सेवा हो गई। ठीक है, ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें 50% से ऊपर की जो पार्टनरशिप है या जिसमें हिस्सेदारी है वो सरकार की है। ठीक है, साथ में टूरिज्म सर्विस हो गई या ट्रैवलिंग का कुछ हो गया। ठीक है, तो जनरली ऐसा हमें बसों के अंदर है, जो है रेलवे में है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज भी मैंने आपको समझा दिया था। और पिछले कुछ 3-4 क्लासों से हम जो हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट भी कह सकते हो और सबसे जो मेजर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, कंपनी, उसको हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंपनी क्या होती है, कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है तो वो क्यों कहलाती है। ठीक है, कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कंपनी किसी भी देश की राष्ट्रीय कहलाती है, अर्थात उस कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये अमेरिका की कंपनी या इंडिया की कंपनी है या इंग्लैंड की कंपनी है। तो कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है लेकिन नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। साथ में कंपनी शब्द किस तरीके से आया और कंपनी की क्या विशेषताएं होती है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसकी सार्वभौम मुद्रा होती है, एक कॉमन सील होती है। ठीक है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो इसका है वो बना हुआ होता है। कंपनी लॉ के द्वारा एग्जिस्टेंस, कंपनी लॉ के द्वारा निर्मित होती है, वो सारी बातें भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और कंपनी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके सदस्यों की, और साथ में सेपरेट एंटाइटी होती है, पृथक अस्तित्व जो है वो कंपनी के अंदर होता है। तो ये दो मेजर बातें भी हमने व्यवस्थित तरीके से समझी। उसके अलावा हमने कंपनी के जो टाइप्स है वो हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसमें अलग अलग, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और एक पब्लिक कंपनी क्या होती है और एक 1% कंपनी क्या होती है। ये भी हमने अच्छी तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझा था। ठीक है, 1% कंपनी का कंसेप्ट मैंने बता दिया था पूरा, 2013 के कंपनी अधिनियम के दौरान ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, वहां से हमको ध्यान में रखना है। और साथ में 1% कंपनी में 1% ही होता है जो प्रतिनिधि स्वरूप सदस्य के रूप में होता है, लेकिन इसमें संचालक जो की संख्या है वो अधिकतम 15 हो सकती है। भले यहाँ पर 1% कंपनी, लेकिन संचालकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो अधिकतम 15 हो सकती है और मिनिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो संचालकों की संख्या के आधार पर तीनों में सेम होती है 15-15-15, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो 1% कंपनी हो। तो इस तरीके से हमने समझा था। उसके अलावा हमने कंपनी के और कुछ टाइप्स जो देखे थे, लाइबिलिटी के बेस पे भी हमने देखे थे। सीमित दायित्व वाली कंपनियां होती है और गारंटी द्वारा जो कंपनियां होती है वो हमने देखी। तो ऐसी कंपनी जिनके सदस्यों का गारंटी तक ही दायित्व होता है तो वो गारंटी द्वारा सीमित होती है। ठीक है, और अंशों के जो बकाया राशि तक ही, अगर जो इन अंशों को उन्होंने धारण कर रखा है तो उन अंशों की बकाया राशि तक ही उनका अगर दायित्व है तो वो अंशों द्वारा सीमित होती है, वो भी हमने समझा था। ठीक है, और साथ में हमने असीमित दायित्व वाली कंपनी को भी समझा था। ठीक है, तो इन सबको हमने लगभग डिस्कस कर लिया था। अब हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर कंपनियां किस प्रकार की होती है वो हम यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टॉपिक नियंत्रण। कंपनियों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें हम नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नियंत्रण के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा ये टॉपिक चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, और जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे टाइप्स पढ़ रहे थे। ठीक है, और इस टाइप्स के अंदर हमारा 2 से 3 टाइप्स हो चुका था जो मैंने आपको अभी इतना डिस्कस किया है इस क्लास में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और वो पढ़ने वाले हैं हमारा नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो लिखो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, और इसको हिंदी में आप लिख लो नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर। अब यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है नियंत्रण के आधार पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंपनियां जिस पर किसी का नियंत्रण है। ठीक है, या तो किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर भी हो सकता है,
किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर नियंत्रण कर रही है, समझ गए आप। तो इसलिए इसको इसका बेस क्या रखा, नियंत्रण के आधार पर रखा। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर हम जनरली देखेंगे तो एक होती है हमारी सूत्रधारी कंपनी। क्या होती है, सूत्रधारी कंपनी, जिसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग, सूत्रधारी जो कंपनियां होती है उनके लिए होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, और एक होती है सहायक कंपनी। इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना। अब क्या होता है सूत्रधारी और क्या होता है सहायक, समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सूत्रधारी कंपनी नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका किसी अन्य कंपनी में आधे से अधिक, जो हम बोले कि शेयर्स में, एक तरीके से कह सकते हैं कि आधे से अधिक जो है उसकी हिस्सेदारी में अगर किसी अन्य कंपनी का अधिकार है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, उसकी सूत्रधारी कहलाएगी। और ऐसी कंपनी जिस पर ऐसी कंपनी ने अधिकार किया है वो सहायक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो सूत्रधारी और सहायक को एक ही बार में समझना हमें यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से, कि सूत्रधारी क्या होता है और सहायक कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी में अंशों से अधिक भाग, आधे से अधिक भाग पर, ठीक है, किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व हो, ठीक है, या अधिग्रहण हो, समझने के लिए, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से सूत्रधारी कंपनी कहेंगे। अब वो सूत्रधारी कंपनी क्या करेगी, जिस कंपनी पर ऐसा अधिकार कर रही है, ठीक है, तो उसके संचालकों को नियुक्ति देना, हटाने का संबंधी अधिकार जो है वो उस कंपनी के पास रहता है। ठीक है, तो ये सारा जो अधिकार है वो जिस कंपनी का रहता है वो सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। और ऐसा जिस कंपनी पर रहता है, सीधा बोलेंगे कि जिस पर किसी दूसरी कंपनी ने, यानी कि जो सूत्रधारी है उसने ऐसा नियंत्रण कर रखा हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी। तो सूत्रधारी और सहायक कंपनी आपको एक ही बारे में यहां पे समझनी है और समझ में आगे होगी। ठीक है, तो इसमें लिखो, जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी पर जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी पर, जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी पर आधे से अधिक भाग पर जिस कंपनी का अधिकार हो, ठीक है, तथा वह कंपनी क्या करेगी, उस अन्य कंपनी के संचालकों को नियुक्ति करना, हटाना उनको, ठीक है, उन्हें अधिकार देना, ठीक है, और संचालकों की नियुक्ति से संबंधित सारे काम करना, ठीक है, और सभी प्रकार के जो सुझाव देना है वो काम का अधिकार कौन रखेगा, सूत्रधारी कंपनी का रखेगी। ठीक है, किसी अन्य कंपनी पर। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर किसी कंपनी का अधिकार हो, ठीक है, तो वह कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी, मतलब ऐसा अधिकार रखने वाली कौन कंपनी कहलाएगी, ये ऐसा अधिकार रखने वाली, ऐसा अधिकार रखने वाली। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से यहां पे ध्यान में रखना है। जिसका अधिकार है वो सूत्रधारी हो जाएगी और जिस पर अधिकार किया गया है वो सहायक कहलाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, जिस कंपनी पर अन्य, अन्य को आप ब्रैकेट में लिख दो सूत्रधारी, जिस कंपनी पर अन्य कंपनी का ऐसा अधिकार है, अन्य कंपनी का, देखो डिटेल्स में वापस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बात वही है। हम यहां पर पूरा भी लिख सकते हैं कि जिस कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी पर आधे से अधिक भाग पर कि जिस अन्य कंपनी का अधिकार है, तो जिस पर ऐसा अधिकार किया गया है वो कंपनी क्या कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी। तो जिस कंपनी पर अन्य यानी कि सूत्रधारी कंपनी का ऐसा अधिकार हो,
ठीक है। तो आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ी हो तो आप जब जानते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने बनाई होगी तो आपने सब पढ़ा होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मेजोरिटी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आप उस समय सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के दोनों के बैलेंस शीट को जब आप मर्ज करते हो तो आपने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स वहां पर आपने बनाए होंगे, तो इस तरीके की अकाउंटिंग आपने देखी होगी। लेकिन हम यहाँ पर एज ए बिजनेस देख रहे हैं तो हमें तो यहाँ पर एज ए थ्योरिकल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे समझना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सूत्रधारी कंपनी एक्चुअल में होती क्या है और सहायक कंपनी होती क्या है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी क्या कहलाएगी? सहायक कहलाएगी, ठीक है। तो अगर किसी कोई एक सहायक कंपनी की कोई सहायक कंपनी है तो वो दूसरी सूत्रधारी की ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी? सहायक कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का कंसेप्ट भी आपको यहां पर क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो सूत्रधारी कंपनी के बारे में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सूत्रधारी और सहायक के बारे में आपसे इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से कंसेप्ट जो है वो पूछा जा सकता है कि सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, सहायक कंपनी क्या होती है। तो आपको इस तरीके से उनके ऊपर ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो लाइनें और लिखवा देता हूं इसके बारे में, तो लिख दो, ठीक है। अच्छा, सूत्रधारी कंपनी क्या करेगी? इस कंपनी के खाली आधे से अधिक भाग पर खाली अधिकार रख रही है। इसका वजह खाली अधिकार के संबंध में ही ये सूत्रधारी नहीं बनी है, बल्कि जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यह यूं कह सकते हैं कि उसके सभी जो है यह अधिकार, संचालकों की नियुक्ति हटाने का अधिकार उस कंपनी के पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक बात और लिख दो, सहायक कंपनी के संचालकों को नियुक्त करना, मतलब ये सब क्या कहलाएगा? ये सूत्रधारी कंपनी का कार्य कहलाएगा। मतलब सूत्रधारी कंपनी है ना, उसका ये अधिकार होगा कि वह सहायक कंपनी के संचालकों को नियुक्त भी कर सकती है, उसे हटा भी सकती है। उसके संबंध में सारे अधिकार किसके पास होंगे? सूत्रधारी कंपनी के पास होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मैं बात करता हूं, दो कंपनी है हमारे पास, ठीक है। एक है एच कंपनी, क्या है? एच कंपनी, एक एच नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, और एक एस नाम की कंपनी है, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है, जो ये एच कंपनी है, ठीक है, अब इसने क्या कर रखा है? जो एस कंपनी है, ठीक है, एस कंपनी के इशूड कैपिटल के 50% से अधिक भाग समझ रहे यहां पे, ठीक है। एक मान लो एच कंपनी है, हमने मान लो एक समझ लिया क्योंकि एच नाम की कोई कंपनी है, और दूसरी हमारी एस नाम की एक कंपनी है, दो कंपनी हो गई। अब मान लो क्या है कि एस कंपनी के जितने भी इशूड कैपिटल है, ठीक है, इशूड कैपिटल के 50% से अधिक भाग पर, ठीक है, एक तरीके से कह सको होल्डिंग किसने कर रखी है? होल्डिंग जो कर रखी है वो एच कंपनी ने कर रखी है, होल्डिंग एच ने कर रखी है, ठीक है। तो एच ने क्या कर रखी है? 50% से अधिक भाग पर होल्डिंग कर रखी है। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, समझना हो तो 50% से अधिक शेयर जो है वो एक तरीके से इसने खरीद लिए, यूं समझ लो आप, ठीक है। तो नियंत्रण किसका हुआ? हम जानते भी हैं, ठीक है। शेयर से क्या होता है? वोटिंग पावर आता है। इक्विटी शेयर्स अगर कोई सदस्य, और हमने समझा भी है, कंपनी के वास्तविक जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? रियल में वो होते हैं उसके सदस्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, वो एक्चुअली कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। और वो कौन होते हैं? इक्विटी वाले होते हैं। इक्विटी वालों को मताधिकार होता है। तो एस कंपनी जो है हमारी, ठीक है, उसके इशूड कैपिटल से 50% से अधिक भाग पर
होल्डिंग किसने कर रखी है? एच ने कर रखी है। आया तक समझ में? यहाँ पे अभी हमने न तो सहायक कौन है पता लग रहा है हमें, न हमें होल्डिंग है उसका समझना है, पहले समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसने कर रखी है, ठीक है। तो अब समझना, जब इसने होल्डिंग कर रखी है तो सीधी सी बात है 50% से अधिक भाग पर होल्डिंग इसकी है, तो एच कंपनी क्या कहलाएगी? एच विल बी होल्डिंग कंपनी ऑफ एस कंपनी। आया? क्यों? क्योंकि इसने होल्डिंग 50% से अधिक, अगर 50% से कम है तो होल्डिंग की बात ही नहीं होगी, सीधा से ध्यान रखना। आधे से अधिक भाग पर, निर्गमित अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर किसी अन्य कंपनी ने कर रखा है, यानी कि एच के आधे से अधिक भाग पर होल्डिंग किसने कर रखी? एच ने कर रखी। तो एच क्या हो जाएगी यहां पर? एच जो हो जाएगी वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। और जब एक कंपनी किसी की होल्डिंग होती है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? उसकी 101% क्या होगी? सहायक कंपनी होगी। क्या होगी? सहायक। तो यहां पर एच क्या हो जाएगी? ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, एस विल बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ एस विल बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच कंपनी। ऐसा समझ में? तो एच जो है वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी किसकी? एच की। तो इस तरीके से सूत्रधारी और सहायक का ध्यान रखना। अब क्या होगी? एच कंपनी जो है वो एच के संचालकों को नियुक्त करना, उन्हें हटाना, उन्हें अधिकार देना, सारे कार्य किसके पास सुरक्षित होंगे? वो होंगे सूत्रधारी के पास, इसलिए तो इसको सूत्रधारी कंपनी कहा है, ठीक है। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एच हो जाएगी होल्डिंग और एस हो जाएगी सब्सिडी, ठीक है। तो यहां पर लिखो आप 10, यानी कि इस प्रकार एच तो हो जाएगी होल्डिंग, ठीक है, और एस हो जाएगी सब्सिडरी। मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है बात। इस डायग्राम को अगर आप समझोगे तो आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी सूत्रधारी और वो हो जाएगी सहायक। मुझे लग रहा है कि अब आपको ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं है। अब नेक्स्ट आप लिखो स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, उसको स्टार्ट करो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। देखो एक्चुअली ओनरशिप और नियंत्रण दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्वामित्व के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर एक कर दो, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के आधार पर दो प्रकार की कंपनियां होती है, दो होती है, और एक तो होती है हमारी सरकारी कंपनी और दूसरी होती है गैर सरकारी कंपनी। एक तो होती है सरकारी और दूसरी होती है गैर सरकारी, ठीक है। तो इसमें लिखो सरकारी कंपनी, ठीक है। 245 में इसको डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है। और इधर लिखो आप गैर सरकारी, ठीक है। ये हो जाएगी गवर्नमेंट और ये हो जाएगी नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज और ये हो जाएगी नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब एक ध्यान रखना है, कंपनी अधिनियम 2013 में एक परिभाषा दी गई सरकारी कंपनी की, और ऐसा कहा गया है कि जिस कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास हो, या अंशतः केंद्र या अंशतः राज्य दोनों के पास हो, कितना? 50% भाग, तो वो कौन सी कंपनी को लाएगी? सरकारी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक तरीके से क्या हो जाएगी? वो गैर सरकारी हो जाएगी। और भारत में ध्यान रखना गैर सरकारी कंपनियां जो है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लिखो इसमें जिस कंपनी के 51% जिस कंपनी के 51% प्रदत्त पूंजी का, जिस कंपनी के 51% पर, या फिर इस तरह से आप लिख लो इसको,
जिस कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी के 51% पर 51% भाग पर केंद्र सरकार ठीक है, फिर देखो कोमा करके राज्य सरकार ठीक है, या अंशतः राज्य और अंशतः केंद्र, यूं लिख लो, अंशतः केंद्र व अंशतः राज्य सरकार का, मतलब दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 51%। अंशतः राज्य सरकार का स्वामित्व हो कौन सी कंपनी कहलाएगी? सरकारी कंपनी कहलाएगी। सरकारी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो इधर साइड में, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245, मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बोल रहा था कि धारा में आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, जिस कंपनी के प्रदत्त पूंजी की यानी कि पेड अप कैपिटल, वहां पर क्या बात करते हैं हम सरकारी में इशूड कैपिटल की, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम पेड अप कैपिटल की। तो जिस कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 51% भाग पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अंशतः केंद्र और अंशतः राज्य सरकार का क्या हो, अधिकार हो, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? सरकारी कंपनी कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अब गैर सरकारी में कुछ भी नहीं है, जैसा हमने निजी और सार्वजनिक में कैसे पढ़ रहे थे वैसा है। सार्वजनिक के लिए मैंने क्या बोला, जो निजी नहीं है, तो यहां पर भी गैर सरकारी कंपनी कौन सी है? जो सरकारी नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें, जो कंपनियां सरकारी नहीं है, जो कंपनियां सरकारी नहीं है वे गैर सरकारी, जो कंपनियां सरकारी नहीं है ना, तो वो कौन सी कहलाएगी? वे गैर सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। वे गैर सरकारी कंपनियां ठीक है, वो लिखो, भारत में ऐसी कंपनियों का अधिक के अधिक है। भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या, भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या अधिक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि सरकार का अधिकरण नहीं इंडिया में है, लेकिन क्या कि इतने परसेंटेज भाग में होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है कि वो गैर सरकारी हो जाती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में किस तरह की कंपनियों की संख्या अधिक है? सरकारी, गैर सरकारी, सूत्रधारी, सहायक, ऐसे कोई भी 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में गैर सरकारी जो कंपनियां उनका आधिक्य जो है वो संख्या ज्यादा है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत एक क्या है, विकासशील राष्ट्र है, और यहाँ पर निरंतर कंपनियां जो हैं वो खुलती रहती है। वो सर लोग अपनी खुद की ओनरशिप में सेल्फ प्रॉपर्टी के रूप में धीरे धीरे क्या करते हैं कि LLP स्टार्ट करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, और फिर इस वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी खुद की कंपनी धीरे धीरे जो होते हैं वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, समामेलन कराने के बाद, ठीक है, और जो अपने अंशों को लिस्टेड करवाने के बाद, जो हम जानते हैं सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा लिस्टेड करवाने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना अस्तित्व जो है वो एक कंपनी के रूप में स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो भारत में क्या इस तरह की जनरली कंपनियां हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, जैसे विदेशी कंपनी होती है, गैर लाभ वाली जिसको हम बोलते हैं धर्मार्थ कंपनियां, वो होती है, एक स्मॉल कंपनी होती है, उस दिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था पर लिखवाना आपने रह गया था, तो अभी हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी, नेक्स्ट हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है स्मॉल कंपनी, अब वहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी की, स्मॉल कंपनियां क्या है, तो टॉपिक डाल देंगे हम स्मॉल कंपनियां।
लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद है इस पे हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कंपनी हमारा क्या है, लेकिन इसको एज ए राइट डाउन हमें करना था, तो वो हम जो है वो यहाँ पर हम समझेंगे। इसके बाद आपको मैं विदेशी कंपनियां और अन्य कंपनियां जो होती है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो स्मॉल कंपनी में एक ध्यान रखना है, ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है। पहले तो ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है, ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है तथा जिसकी चुक्तांश पूंजी तथा जिसकी, ये ध्यान रखना स्पेशल। ठीक है, अच्छा इसका सेक्शन भी लिख लो आप, 285 के अंदर इसको दे रखा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। जहां पर इस तरीके का पूछा जाता है तो ध्यान रखना, जैसे 1% कंपनी है उसके बारे में आपको सेक्शन पूछा जा सकता है, और वो क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। ठीक है, धारा 262 में आपको 1% कंपनी के बारे में बता रखा है। शायद लास्ट टाइम हमने पढ़ा, पूरी तो डिटेल कर ली थी, लेकिन सेक्शन अगर रह गया हो तो ध्यान रखना। ठीक है, और स्मॉल कंपनी का याद रखना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। और इसके अंदर क्या बोला, ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है तथा जिसकी, अब यहां पर दो आपको एरो बना लेना है, तथा जिसकी चुक्तांश पूंजी जब हमारा कंपनी समापन की ओर जाएगा हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी की जो कैपिटल वो अलग अलग होती है। एक होती है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, फिर होती है ऑथोराइज पूंजी के बाद जो होती है वो इशूड कैपिटल। वो मैं आपको सारा एक एक सीक्वेंस में 5 से 6 प्रकार की जो कैपिटल है वो समझाऊंगा। इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्रिप्ट कैपिटल जो इसको बोलते हैं अभिदत्त पूंजी, फिर होती है पदत्त पूंजी, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, फिर होती है चुक्तांश पूंजी, तो इस तरीके से होती है, और एक होती है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारा समझेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है तथा जिसकी चुक्तांश पूंजी 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, 2 करोड़ से अधिक नहीं है। अगर अधिक हो जाएगी फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। तथा जो एटीओ एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर को क्या बोलते हैं हम, बिक्री एक तरीके से। ठीक है, जो इसकी वार्षिक बिक्री है उसके बारे में बोल रहा है। एनुअल जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर ये 2 करोड़ 20 करोड़ अच्छे से याद रखना है। एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक नहीं हो। ठीक है, अ कंपनी विच इज नॉट पब्लिक इज अ स्मॉल कंपनी है कि, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड इट्स चुक्तांश पूंजी। ठीक है, तो जिसकी सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है, ठीक है, विच सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज नॉट मोर देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 करोड़। ये आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपको अच्छे से स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट ध्यान में आ जाएगा। तो यहां पर लिखो नॉट मोर देन 2 करोड़, और इधर आप लिखो नॉट मोर देन 20 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सेक्शन भी याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां सेक्शन जरूरत है मैंने आपको बोल दिया था कि जहां मुझे सेक्शन की जरूरत लगेगी तो वहां मैं आपको ये चीजें समझाता रहूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे अंशों की लिस्टिंग के आधार पर। अंशों के लिस्टिंग के आधार पर 2 प्रकार की कंपनी होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं। एक बार यहाँ तक आप लिख लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लिस्टेड और अनलिस्टेड जो है वो क्या होते हैं।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अंशों की सूचीबद्धता, अंशों की सूचीबद्धता या सूचीयन के आधार पर, सूचीयन के आधार पर, ठीक है, अंशों की सूचीबद्धता या सूचीयन के आधार पर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टिंग के आधार पर, ठीक है, तो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर, ठीक है, तो इसके आधार पर भी दो कंपनियां होती है, एक तो होती है सूचीबद्ध कंपनियां और एक होती है असूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध, ठीक है। अब यहां पर सूचीयन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सूचीयन कंपनी को बता रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अंदर, ठीक है, धारा 2 उपधारा 52 के अंदर ये समझाया गया। अब क्या होता है मैं समझा देता हूं। एक्चुअली जिस कंपनी के शेयर्स जो हैं, या यूं कह सकते हो जिसकी सिक्योरिटी जो है, जो प्रतिभूति है, वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, जिसको पूरी मान्यता है, तो वो अंश क्या हो जाएंगे, सूचीबद्ध हो जाएंगे। और ऐसे अंश जो होते हैं वो बाजार में क्या होते हैं, अपना एक वजूद रखते हैं। जो लिस्टेड शेयर है उनका क्या होता है, मार्केट के अंदर एक अपना अलग ही जो है वो एक उसकी गुडविल होती है, उन अंशों की एक अलग ही हम कह सकते हैं कि उसकी एक प्रसिद्धि होती है, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि वो लिस्टेड होते हैं। सबसे बड़ी बात जहां पर सेबी का अधिग्रहण आ जाता है, लिस्टेड होने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है एक तरीके से इशू किए गए हैं या उसके संबंध में जितने भी प्रावधान है, जितने भी दिशा निर्देश है, जितने भी गाइडलाइंस है, वो सारी किससे रिलेटेड है, वो सेबी के अंदर है, सेबी से रिलेटेड है। तो सेबी का उसके ऊपर पूरा, ऐसे अंशों के ऊपर पूरा क्या होता है, नियंत्रण होता है। और जब ऐसे अंशों के ऊपर नियंत्रण होता है तो जाहिर बात है कि ऐसी कंपनी के ऊपर भी सेबी का क्या होगा, एक अच्छा सा गवर्न होगा, एक अच्छा सा कंट्रोल होगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अंश जो है वो सेबी के अंदर या सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर मान्यता प्राप्त है वो हर प्रकार से, तो वो अंश क्या कहलाएंगे, लिस्टेड कहलाएंगे। और जो ऐसे मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो सीधे क्या हो जाएंगे, अनलिस्टेड या गैर सूचीयन। तो लिखो इसमें सूचीबद्ध और असूचीबद्ध, ठीक है। तो अंशों की सूचीबद्धता के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है सूचीबद्ध, सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है, और यहां पर लिखो गैर सूचीबद्ध, ठीक है, सूचीबद्ध कंपनी और गैर सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है। और लिखो इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है। और ये बात किसने, सूचीबद्ध कंपनी की किसमें बता रखी है, तो धारा 2 उपधारा 52 में बता रखी है। और ठीक है, और ये हो जाएगी नॉन लिस्टेड, ठीक है। तो इसमें लिखो इसकी डेफिनेशन, ऐसी कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनके अंश या प्रतिभूति, बात एक ही है, ऐसी कंपनियां जिनके अंश या प्रतिभूति, प्रतिभूति जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो, लिस्टेड हो, जिसको हम बोलेंगे सूची। A company which shares or securities are listed under the recognized stock exchange is known as listed companies और सूचीबद्ध कंपनियां, ठीक है। अभी मैं और लिखा दूंगा आपको। और गैर सूचीबद्ध में क्या लिखना है, देखो इसमें पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या होंगे, लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जो जिनके शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, गैर सूचीबद्ध कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहां पर अच्छे से बाइफरफिकेशन ध्यान में रखना है, समझना है, ठीक है। तो लिख लो, भले आगे मैं लिखवा देता हूं लिस्टेड कंपनी का।
लिखो लिस्टेड कंपनी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, a company which shares are listed, ठीक है, और सिक्योरिटी भी कर दो यार, ठीक है, a company which shares are listed under recognized stock exchange is a listed company, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा था अनलिस्टेड की, तो आपको मैंने बता ही दिया अनलिस्टेड में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अनलिस्टेड के लिए क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख लो, which shares or securities which shares are not listed अंडर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आपको पता लग गया होगा आरएसी क्या है, यहां पर मैंने समझा दिया आरएसी को, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, आरएसी, हमें समझने के लिए, हालांकि ऐसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी आरएसी, पर मैं शॉर्ट में समझाने के लिए लिख रहा हूं आरएसई, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। तो ये यहाँ पे विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंपनियों के बारे में मुझे बताना था, ठीक है। अभी भी एक दो कंपनियां और है जिसको हम शॉर्ट में और फटाफट लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। लगभग मेजर जो इंपॉर्टेंस कंपनियां हैं उसको तो हमने यहां पर समझ लिया है, ठीक है। अब लिखो आप अन्य कंपनियां, जिसमें लिखो एक विदेशी कंपनी, इस तरह से मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं। हालांकि यहां पर अब जो है वो कंपनियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट समझनी थी वो हमने समझ ली थी। इंपॉर्टेंट हमारी कंपनियां कौन कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एकल व्यक्ति कंपनी, ठीक है। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट होती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनियां। तो ये आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था, जो मैंने आपको बताई वो सारी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1% कंपनी भी ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन और हाँ, इसके अलावा भी लिस्टेड और अनलिस्टेड जो बताया ये भी इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी विच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज लिस्टेड कंपनी, और जिसके मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर क्या है, सूचीबद्ध नहीं है, वो गैर लिस्टेड हो जाएगी। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर आपको ध्यान में रखनी है और पूछी जा सकती है। और वो कौन कौन सी होती है, इसमें होती है जैसे विदेशी कंपनी हो गई, ठीक है। उसके बाद गैर लाभ वाली कंपनियां हो गई, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि धर्मार्थ और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ कंपनियां और बता दूंगा, जैसे निधि कंपनी होती है, ठीक है, निष्क्रिय कंपनियां भी होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि पूछा है, यहां तक जाता नहीं है, लेकिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको हर तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए ही आप मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स देख रहे होंगे, वीडियोस, आपको पता लग गया होगा हम हर एक चीज को डीपली और डिस्कस करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो लिखो इसमें अन्य कंपनियां कर दो टॉपिक, ताकि हमें पता रहेगा। अन्य कंपनियां, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अन्य कंपनियां में जैसे अदर कंपनी में कौन कौन सी हो जाएगी,
ठीक है। एक लिखो आप जैसे गैर लाभ वाली कंपनियां, अन्य कंपनी के अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले गैर लाभ वाली लिख लो या विदेशी कंपनी कर लो। चलो पहली होती है विदेशी कंपनी। देखो विदेशी कंपनी क्या होती है, सीधे से ध्यान रखना है, एक कंपनी, मैंने आपको बताया था कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है लेकिन कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। तो इसलिए इस वजह से ये कंसेप्ट क्या बना, विदेशी कंपनी, या जिसको हम बोलते हैं ये भारतीय कंपनी, हम बोलते हैं ये अमेरिका की कंपनी है, जनरली हम बात करते रहते हैं ये रूस की कंपनी है, ये जापान की कंपनी है, ये टोक्यो की कंपनी है, इस तरीके का हमने सुना होगा। ठीक है। और उस कंपनी का, उस देश के आधार पर भी हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं कि उस कंपनी कितनी अच्छे से काम कर रही होगी। ठीक है। जनरली जापान की कंपनी होती है, हमारे दिमाग में एक थॉट आती है कि और बहुत लेवल पे काम कर रही होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि किसी भी कंपनी का एग्जांपल सुनने के बाद हम उसका पता लगा लेते हैं। तो एक विदेशी कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी का समामेलन भारत के बाहर हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, विदेशी कंपनी। ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समामेलन के आधार पर कंपनी का देश डिसाइड होता है। किसके आधार पर होता है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। यानी कि यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ है तो वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। भले वो भारत में व्यवसाय कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो व्यवसाय कहाँ कर रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बात कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, कि उसका समामेलन कहाँ हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विदेशी कंपनी जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है। तो लिखो इसमें, ऐसी कंपनी या ऐसी कंपनियां जिनका जिनका समामेलन, समामेलन मैंने बताया था वही रजिस्ट्रेशन, वही इंकॉर्पोरेशन। ऐसी कंपनियां जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो, ऐसी कंपनियां जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो। ठीक है। चाहे वह भारत में व्यवसाय कर रही है, लेकिन वो व्यवसाय कहां कर रही है, इंडिया में कर रही है, चाहे वह भारत में व्यवसाय कर रही है। तो इसमें लिखो, अ कंपनी which is a company which is registered ठीक है, या और लिख लो इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है। या आउटसाइड ऑफ इंडिया। इवन दे आर, ठीक है, चाहे वो भारत में इवन इट इज डूइंग बिजनेस इन द इंडिया। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाएगी, विदेशी कंपनियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विदेशी कंपनियां कहलाएगी। ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है। एक को लिखो आप सेकंड पे, गैर लाभार्थ कंपनियां, मैंने आपको बताया था। ठीक है। जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि कोई सामाजिक धार्मिक कार्य करना, इसलिए इसको एक काम और बोला जाता है, धर्मार्थ कंपनियां भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इन कंपनियों को क्या बोलते हैं, गैर लाभार्थ या धर्मार्थ कंपनियां। ठीक है। तो वो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखो, जब कोई कंपनी या संघ जब कोई कंपनी या संघ गैर लाभ के लिए ठीक है, जब कोई कंपनी या संघ गैर लाभ के लिए अर्थात ठीक है इस तरीके काम कर रही है, क्या कर रही है, जैसे कोई कला हो गई, वाणिज्य, विज्ञान, धर्म, इस तरीके से कला, वाणिज्य, या वाणिज्य का मतलब वो कॉमर्स वाला बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, या वाणिज्यिक गतिविधियों को, मतलब कि जैसे हम बात करते हैं कला, समाज में कला, तो यहाँ पर क्या कर रही है कि जैसे कौशल सिखा रही है। यहाँ पर वाणिज्य का मतलब क्या समझना, कोई कौशल का काम कर रही है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, धर्म, मतलब इस तरह की गतिविधियां, सामाजिक, साहित्यिक और जो हम नहीं बोलते धार्मिक गतिविधियां, इसके लिए काम कर रही है। धर्म, संगीत, ठीक है, पुण्य आदि कार्यार्थ स्थापित की जाती है। आदि कार्यास्थ, कार्यास्थ का मतलब कार्य के लिए, आदि कार्यास्थ स्थापित की जाती है। आदि कार्यास्थ स्थापित की जाती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है, सीधा से याद रखना, धर्मार्थ कंपनी कहलाती है, बाद में आगे लिखने के लिए जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंपनियों को धर्मार्थ या गैर लाभ वाली कंपनियां कहा जाती है, और ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है, समाज में एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाना, जैसे धर्म संबंधी, पुण्य संबंधी, धर्मार्थ कार्य के लिए स्थापित की जाती है, ठीक है, जिसमें संगीत, कला, ठीक है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है उससे रिलेटेड कोई भी कार्य हो गया, साहित्यिक हो गया, धार्मिक हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर ये कंपनियां क्या होती है, संलग्न क्या होती है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, धर्मार्थ कंपनियां, समझना खाली नॉन प्रॉफिट कंपनी कहलाती है, एक तरीके से क्या कहलाती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लो यहाँ पे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि धर्म संबंधी, ठीक है, संस्कृति से संबंधित, साहित्यिक गतिविधियां, संगीत की गतिविधियां, पुण्य का काम, ऐसे इस तरीके का कार्य करने के लिए स्थापित की जाती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ कंपनियों के नाम और मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, जैसे नियंत्रण के आधार पर जब मैं बता रहा था ना, नियंत्रण को सहायक होती है, इस तरीके की एक सहायक कंपनी भी होती है जिसको बोलते हैं सहचारी कंपनी। क्या बोलते हैं, सहचारी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, धारा 2 उपधारा 6 में बता रखी है, बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां लिख लो आप, सहचारी कंपनी धारा 2 उपधारा 6 में बता रखी है, कंपनी 2013 के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। मान लो इस तरीके का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन सी पूछ सकते हैं आपसे कंपनियों के बारे में, तो विधि कंपनियां होती है, लॉ के बायस, अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विधि कंपनियां भी हमारे यहां पे होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो इसका सेक्शन भी आपसे पूछ ले तो धारा 8 में बता रखी है ये वाली कंपनी, ठीक है, गैर लाभार्थ जो कंपनियां हैं वो कहां बता रखी है, धारा 8 में, सेक्शन 8, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा धारा 455 में हमें निष्क्रिय कंपनियों के बारे में बता रखा है, निष्क्रिय कंपनी, निष्क्रिय कंपनी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग कंपनी, स्लीपिंग और डोरमेंट, या जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये धारा 455 में बता रखी है, किसमें बता रखी है, धारा 455 में, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सके। अब देखो निष्क्रिय कंपनियां नाम से पता है, जिस तरीके आपने निष्क्रिय साझेदार में पढ़ा वैसे ही निष्क्रिय कंपनियां, निष्क्रिय कंपनी का मतलब क्या है, जो सक्रिय रूप से व्यवसाय नहीं कर रही है, लगभग 2 या 3 सालों के अंदर जो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, निष्क्रिय कंपनियों के अंदर कैटेगरी में डाल दिया जाता है,
ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और एक और लिख लो, निधि कंपनी, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाए धारा 406 के अंदर, ये वाला कहां आएगा आपका, धारा 406 के अंदर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब जितना मुझे टाइप्स बताना था आपको मैंने लगभग ये समझ लो कि बता दिया है। इस तरीके से आपको बहुत सारी कंपनियां होती है, उनके बारे में हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो हमारी तैयारी उसी स्तर की होनी चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन तैयारी करते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, कंपनियों के पूंजी का वर्गीकरण। कंपनी की पूंजी किस किस टाइप की होती है जो मैं आपको भी बता रहा था, ठीक है। जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, कंपनी की पूंजी होती है, धारा 2 उपधारा 8 के अंदर बता रखा है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। धर्मार्थ कंपनी है वो सेक्शन 8 में बताया, लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर जो है वो अधिकृत पूंजी को बता रखा है। तो कंपनी की पूंजी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। अधिकृत पूंजी, ठीक है, जो हम सब हमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। कंपनी के कुछ वाक्य भी पढ़े होंगे आपने, जो होता है जैसे पूंजी वाक्य होता है, उद्देश्य वाक्य होता है, स्थान वाक्य होता है, ठीक है, साथ में संघ वाक्य होता है, ठीक है, साथ में दायित्व वाक्य हो गया, इस तरीके का आपने पढ़ा होगा। तो कंपनी के कुछ क्लोजेस होते हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। और साथ में कंपनी के पूंजी का वर्गीकरण आपसे पूछे तो कंपनी की पूंजी अलग अलग भागों में होती है, ठीक है। जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल होती है। इस तरीके से कंपनी की कुछ पूंजियां होती है, तो वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आपसे एक और यहाँ पर पूछा जा सकता है, मान लो टाइप्स में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भी पूछा जा सकता है, तो एक और लिख लो आप, यहाँ पर लिख लो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, एक और लिख लो लास्ट, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सार्वजनिक वित्तीय, ये और लास्ट में लिख लो, मान लो आपसे पूछा जाए तो ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, ये बता रखा है आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 में, तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लिखो कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण। कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण, तो इसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनीज। कंपनी की पूंजी जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित होती है। तो पूंजी सबसे पहले शेयर पूंजी क्या होती है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है जिसे शेयर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अंश पूंजी का वर्गीकरण, अच्छा आपको मैंने लिखवाना नहीं होगा तो मैं लिखवा लूंगा। अंश पूंजी भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, वो भी हम बाद में देख लेंगे। एक होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसे क्षमता अंश बोला जाता है। दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसे बोला जाता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बाद में जब थोड़ा लिखेंगे, एक बार फिलहाल ये स्टार्ट कर दिया हमने तो इसको हम पहले क्लियर कर देंगे। कंपनी की पूंजी का वर्गीकरण, तो कंपनी की पूंजी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। किस किस रूप में होती है, तो देखो जैसे कंपनी की पूंजी ऑथराइज हो सकती है, ऑथराइज कैपिटल का जितना इशू कर दिया वो इशूड कैपिटल होती है, निर्गमित जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। तो देखो जैसे मान लो कंपनी की सबसे पहले बात करें, ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल ये नाम मात्र की होती है, हालांकि ऑथराइज्ड कैपिटल जिसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है, ठीक है। फिर होती है हमारी इशूड कैपिटल यानी कि निर्गमित पूंजी। और मैं एक तरीके से आपको याद दिलाऊंगा, ये चीजें कभी आप भूलोगे नहीं। ऑथराइज कैपिटल का जितना आप इशू कर दोगे वो इशू कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। फिर होती है
पेड अप कैपिटल, फिर होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, और एक होती है हमारी रिजर्व कैपिटल। मतलब रिजर्व कैपिटल मतलब संचित पूंजी होती है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसी कंपनी यानी कि कंपनी के अंश पूंजी का एक ऐसा भाग जिसे क्या किया जाएगा, कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा, इस तरीके का प्रावधान उल्लेख होता है, तो वो एक तरीके से रिजर्व कैपिटल हो जाती है। क्या हो जाती है? रिजर्व कैपिटल हो जाती है। ठीक है, ये रिजर्व कैपिटल अलग है और वो जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व वो अलग है। ये कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी की अंश पूंजी जो है वो बटी हुई होती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अब हम एक एक को वापस समझना पड़ेगा सिस्टमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे और वो है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या होगी? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले वो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑथोराइज से स्टार्ट करते हैं। सबसे अंश पूंजी में जो पहला टाइप है वो हमारा है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम बोलेंगे अधिकृत अंश पूंजी। देखो नाम से पता है कंपनी क्या होगी, इस कैपिटल को जुटाने के लिए अधिकृत है, एक तरह से ऑथोराइज्ड है। ठीक है, मतलब ऐसा बोला गया है कि एक कंपनी अधिकतम इतने लेवल की या इस स्तर की अपनी पूंजी को जुटाने के लिए अधिकृत की गई है, तो वो अधिकृत पूंजी होती है। ठीक है, इसको बैलेंस शीट के एसेट्स आपने देखा होगा, आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऐसी कैपिटल का हेडिंग होता है। अगर आपने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई हुई, हॉरिजॉन्टल जब पहले बनाते थे तो आपने देखा होगा अधिकृत अंश पूंजी का हम क्या करते हैं, आपने लिखा होगा विवरण में बनाते हैं और इसको अधिकृत शो करते हैं। जैसे कंपनी की मान लो किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है या 5000 करोड़ रुपए हैं या 2 अरब रुपए, तो वो ऑथराइज कैपिटल होगी। वो सिर्फ लायबिलिटी साइड में ऑथराइज कैपिटल के कॉलम में खाली दिखाई जाती है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। मतलब जब टोटलिंग करते हैं तो टैली में इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इस पूंजी को नाम मात्र भी बोलते हैं, नाम मात्र पूंजी, या इसको पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में बता रखी है। ठीक है, तो लिखो इसमें, इसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो लिखो यह कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग है यह कंपनी की अंश पूंजी का यह कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग है यह कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग है जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है, जिसे जुटाने के लिए कंपनी क्या है? अधिकृत है। यह कंपनी की अंश पूंजी का वह भाग है जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कंपनी के कुछ वाक्य होते हैं, जैसे पूंजी वाक्य, ठीक है, स्थान वाक्य, ठीक है, प्लेस क्लोज जिसको हम बोलते हैं, दायित्व वाक्य जिसको लायबिलिटी क्लोज बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल वाक्य जिसे पूंजी वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है संघ वाक्य। तो इस तरीके का आपने जब नॉर्मल बिजनेस की जब इनिशियल लेवल पे जब स्टार्टिंग में जब क्लासें देखी होगी तो आपने कंपनियों के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी होगी। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, पर हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, हम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी तैयारी को क्या कर सकें, बेहतरीन कर सकें। तो यह कंपनी के अंश पूंजी का वह भाग है जिसे जुटाने के लिए कंपनी क्या है? अधिकृत है, मतलब कंपनी ऑथोराइज्ड है। ठीक है, और इसे पार्षद सीमा नियम के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में इसे पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाते हैं। इसे पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दर्शाया जाता है। देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है, पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाई जाने वाली पूंजी कौन सी होती है? तो वो अधिकृत पूंजी होती है। कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी होती है। बाकी पूंजी को पार्षद सीमा नियम में दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था अधिकृत पूंजी क्या होती है। अगर हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चले तो मैंने आपको बताया था लायबिलिटी साइड में ऑथोराइज कैपिटल जो होगा वो सिर्फ शो किया जाएगा,
उसको हम टैली करने के दौरान उसको ध्यान में रखेंगे। ओनली ऑथराइज्ड कैपिटल का हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो इसे पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दर्शाया जाता है। पार्षद सीमा नियम क्या होता है मैंने आपको बताया था, हालांकि अभी कंपनी के प्रलेख मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, अभी हमारा बहुत सेशन लंबा जाने वाला है कंपनी का, 3 से 4 पार्ट अभी हो सकते हैं और होंगे हमारे, ठीक है। तो पार्षद सीमा नियम को हम बोलते हैं एमओए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो लिख लो। यह कंपनी के अंश पूंजी का वह भाग है जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होती है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ऑथराइज कैपिटल कहलाती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसे पार्षद नियम के पूंजी वाक्य में दिखाया जाता है। इट इज सोज इन द कॉलम ऑफ कैपिटल क्लॉज। ठीक है, या इसको आप शॉर्ट में यूं लिख लो, इट shows in capital clause of memorandum of association, memorandum of association, जिसको क्या बोलते हैं हम, एमओए। ठीक है, जब मैं कंपनी के प्रलेख आपको बताऊंगा, जब डॉक्यूमेंट्स की बात हम करेंगे, एविडेंस की बात करेंगे, प्रलेखों की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो मैं आपको पूरी बताऊंगा। कंपनी के प्रलेखों में मुख्य रूप से 3 आते हैं, वो आता है एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। एमओए क्या होता है, पार्षद सीमा नियम, जिसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। ठीक है, इसमें कंपनी के सारे अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी के जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी का एक तरह से सीमा रेखा का निर्धारण करता है, इसलिए इसको सीमा नियम कहा जाता है। तो वो जब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद होते हैं कंपनी के कुछ अंतर नियम होते हैं, जिसको बोलते हैं एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरीके से कंपनी के संबंध में क्या है, कंपनी का आईना है, कंपनी से संबंधित कंपनी कितनी अंश पूंजी इशू करने वाली है, कंपनी किस तरीके से जनता से अंश पूंजी को निर्गमित करके पैसा जुटाएगी, कंपनी का पूरा जो एक तरीके से विवरण होता है वो उसके प्रविवरण में लिखा होता है, तो इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो ये तीनों जो है वो हम क्या करेंगे आगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें समझेंगे। पहले हम यहाँ पर जो अलग अलग जो कैपिटल्स को आप यहाँ पर समझ रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। तो अधिकृत पूंजी आपको क्लियर हो गई, यह कंपनी के अंश पूंजी का वह भाग है जिसे जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होती है तथा इसे पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है पार्षद अधिकृत अंश पूंजी का, और वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये भी आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बिंदु है वो है, दूसरा लिख दो, इशूड कैपिटल। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, इशूड कैपिटल। दूसरा इशूड कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम निर्गमित पूंजी, निर्गमित अंश पूंजी। और मैंने आपको बताया था, ये हम क्रम से पढ़ेंगे। देखो, अधिकृत पूंजी क्या थी मैंने बता दिया, जिसको जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है, वो कंपनी के सीमा नियम के पूंजी वाक्य में लिखा होता है। अब क्या होता है कि अधिकृत पूंजी का जितना भाग कंपनी ने निर्गमित कर दिया, जितना इशू कर दिया, ठीक है, जैसे मैं बता दूं, मान लो किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए है, उसमें से कंपनी ने 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 80 लाख की जो शेयर कैपिटल है कंपनी ने इशू कर दी। कंपनी को 80 लाख रुपए की जरूरत थी, तो कंपनी ने उतने अंकित मूल्य के क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए, तो वही कंपनी की क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 में बता रखा है इसको।
सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें आप यूं लिख सकते हो कि कंपनी के अधिकृत, जो मैं बात कर रहा था ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी के अधिकृत अंश पूंजी का, कंपनी के अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने निर्गमित किया है, वह भाग जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है, जिसे कंपनी ने ठीक है, वो इशूड कैपिटल कहलाएगी। कंपनी के अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है वो कौन से कहलाती है? इशूड कैपिटल कहलाती है। और निर्गमित अंश पूंजी कहते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसमें से कंपनी ने 80 लाख रुपए के शेयर्स क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो 1 करोड़ रुपए तो कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाएगी, और जो 80 लाख रुपए जो कंपनी ने इशू कर दिए वो उसकी इशूड कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे तो आपको एक भी डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं भी आप कंसेप्ट में यहाँ पे चुकोगे नहीं, और इजी वे में आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। निर्गमित अंश पूंजी कहलाती है, हमें सब समझना है, कल हमने समझ लिया है। तो कंपनी का अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी ने निर्गमित कर दिया है, the part of the authorized capital of company which has issued is a issued capital, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? इशूड कैपिटल का कंसेप्ट भी पूरा होता है। अच्छा, इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बताइए आप कहाँ बताना चाहिए इसको? तो सीधी सी बात है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है शेयर कैपिटल, तो कंपनी क्या करेगी? इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसको दिखाते हैं। तो इसमें लिखो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। निर्गमित अंश पूंजी को कंपनी के वित्तीय विवरणों में कहाँ दर्शाया जाएगा? फिर 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के, क्योंकि चिट्ठे में तो डेबिट क्रेडिट होता नहीं, हमारा एसेट और लाइबिलिटी साइड होती है, ठीक है। तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आय विवरण खाते के अंदर, ठीक है, या फुट नोट में, कुछ भी बता सकते हैं, बैलेंस शीट के अंत में फुट नोट के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के अंदर हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारी क्लास को यहीं पर हम अभी आज फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो अंश पूंजी के जो अलग हमारे जो आगे के जो प्रकार हैं उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे? पूरा समझेंगे। और उसको पूरा करने के बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट और कंपनी का बच रहा पार्ट, और वो होगा हमारा कंपनी के निर्माण के चरण, प्रलेख और उसके निर्माण के चरण। ये हमारे जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वो हम समझेंगे। और उसके बाद कंपनियों की कुछ मीटिंग्स होती है, जो मैं बताया था, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, स्टैट्यूटरी जो होती है, वैधानिक जो कंपनी की सभाएं बुलाई जाती है, ठीक है, साथ में ईजीएम जो बुलाई जाती है, उन सबको भी समझेंगे। और उसके बाद हमारा जो कंपनी है वो यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। तो पूरा विश्वास रखिए, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बेहतर समझेंगे कि आप बिजनेस का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी आपको कोई इशू नहीं आएगा और आप 100% सफलता लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।